Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss about the flanged beam or we can say T-beam. So अभी तक हमने जो बात की है वो बात की है कि सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम को कैसे बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या डिज़ाइन प्रोसेस होती है, क्या स्टेप्स होती हैं, किस तरह से डिटेलिंग दी जाती है, डिज़ाइन डबली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम की कैसे डिज़ाइनिंग होती है, क्या स्टेप्स होती हैं, कैसे रेनफोर्समेंट डिटेल हम लोग देते हैं। तो अभी हमने रेक्टेंगुलर बीम की बात की है, चाहे वो सिंगली हो चाहे वो डबली। अब इस वाले केस में मैं आपसे फ्लैंज्ड बीम की बात करने वाला हूँ। फ्लैंज्ड बीम में मेनली मैं यहाँ पे टी बीम की बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैंज्ड बीम होता क्या है ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली अगर आप बिल्डिंग का कोई भी बीम ले लीजिए, प्लिंथ लेवल की बीम को छोड़ के बिल्डिंग का कोई भी बीम ले लीजिए, वो सारे के सारे फ्लैंज्ड बीम होते हैं। उसका रीजन है क्योंकि जो बीम बनता है उसी के ऊपर स्लैब दोनों एक सेम टाइम पे कास्टिंग इन दोनों की जाती है, मोनोलिथिकली कास्टिंग। तो क्योंकि स्लैब और बीम की कास्टिंग सेम टाइम पे हो रही है तो स्लैब इससे कनेक्टेड होती है, तो स्लैब इसके एक फ्लैंज का काम करती है और बीम जो होता है वो नीचे वो उसका रिब होता है। तो बेसिकली ये एक फ्लैंज्ड बीम की तरह बिहेव करते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट बीम होते हैं वो सारे के सारे टी बीम हो जाते हैं और जितने भी कॉर्नर की बीम होते हैं वो सारे के सारे एल बीम हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही टी बीम को कैसे डिजाइन किया जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, मुझसे क्वेश्चन बोल रहा है टी बीम स्लैब फॉर हैज 125 mm थिक। एक टी बीम आपको बनाना है, उसके ऊपर जो स्लैब उससे कनेक्टेड है वो 125 mm थिक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पे लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ स्लैब हमें दी हुई है, थिकनेस ऑफ स्लैब मींस डेप्थ ऑफ फ्लैंज भी इसको बोलते हैं, डीएफ 125 mm दी है। पार्ट ऑफ टी बीम विच आर ऑफ 8 मीटर क्लियर स्पान, और यहां पे इसकी जो क्लियर स्पान है, क्लियर स्पान मतलब एल दी हुई है, वो है आपकी 8 मीटर। ठीक है, फिर द एंड बियरिंग आर 450 mm, जो एंड बियरिंग है, एंड बियरिंग मतलब सपोर्ट, मींस सपोर्ट, वो आपको कितना दिया है 450 mm, 450 mm दिया हुआ है। इसके अलावा आपको दिया हुआ है स्पेसिंग ऑफ टी बीम इज 3.5 मीटर, स्पेसिंग ऑफ टी बीम दी हुई है। थ्री पॉइंट फाइव मीटर मतलब एक टी बीम होगा उसके बाद दूसरा टी बीम होगा, तो उन दोनों के बीच की स्पेसिंग दी है 3.5 मीटर। इसके बाद हमको दिया है द लाइव लोड ऑन द फ्लोर इज 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लाइव लोड दिया है ऑन फ्लोर 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लाइव लोड दिया है। डिजाइन वन ऑफ द इंटरमीडिएट बीम यूज M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, दैट मीन उसके लिए जो है FCK हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड ग्रेड ऑफ स्टील Fe415, दैट मीन FY हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इतना कुछ डेटा दिया। तो इसका मतलब आपसे बीम क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको एक फ्लैंज्ड बीम डिजाइन करना है, टी बीम डिजाइन करना है, जिसमें जो टी बीम में एक स्लैब होती है ऊपर वाली और नीचे वाला आपका रिब वाला पार्ट होता है। तो जो स्लैब है उसकी आपको थिकनेस दी है 125 mm। ठीक है, उसके बाद आपको क्लियर स्पान दी हुई है, जो बीम है आपके पास टी बीम उसकी क्लियर स्पान है वो आपके पास कितनी है 8 मीटर। इसके अलावा बियरिंग दिया हुआ है, एंड बियरिंग दिया हुआ है। बियरिंग का मतलब क्या है कि जो टी बीम जिस पे सपोर्ट कर रहा होगा मतलब फाइनली वो कॉलम ही होगा, तो कॉलम जो आपका है, जो सपोर्ट आपकी है वो कितनी है 450 mm थिकनेस की है। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिंग ऑफ टी बीम दी है, मतलब एक टी बीम होगा, एक बीम होगा, उसके बाद दूसरा बीम होगा, फिर तीसरे बीम होगा, जैसे आपके घर में एक के बाद एक बीम होते हैं, तो उनके बीच की स्पेसिंग दी है वो 3.5 मीटर दी है। इसके अलावा लाइव लोड दिया है फ्लोर के ऊपर, जो स्लैब के ऊपर लाइव लोड आएगा वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है, Fe415 स्टील। और आपसे क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे एक टी बीम को डिजाइन करना है, आपको एक फ्लैंज्ड बीम टी बीम को डिजाइन करना है। तो टी बीम को कैसे डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में आपने गिवन डेटा लिख दिया। अब टी बीम को अगर मैं डिजाइन करने जाता हूं तो स्टेप नंबर जो 2 होगी हमारी, उसमें हम उसके डायमेंशन निकालें। तो स्टेप नंबर 2 में हम जाते हैं, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, डायमेंशंस ऑफ द बीम की बात करेंगे। किसकी, डायमेंशंस ऑफ टी बीम। टी बीम के डायमेंशंस क्या होंगे हम उसकी बात करेंगे, टी बीम के डायमेंशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो अब डायमेंशन में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए
आपके पास दिया क्या है, दिया है आपके पास डेप्थ ऑफ लेंस दिया हुआ है, जिसको आप डीएफ बोलते हैं, वो दिया है 125 mm। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो हमें एक चाहिए रहेगी इफेक्टिव डेप्थ। डेप्थ ऑफ स्लैब, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम। टी बीम चाहिए रहेगा जो होता है स्मॉल डी, स्मॉल डी के बराबर हम उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम की अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू आई एस कोड 456/2000 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जब आप पेज नंबर 30 पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक कंडीशन मिलेगी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम निकालने की। तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम के लिए यहाँ पे जब हम टी बीम की बात करते हैं तो वो क्या बोलता है, आपको जो टी बीम चाहिए उसके लिए आप क्या करिए, डी के लिए आप क्या करिए 1/12 टू 1/15, जो एल का है L/12 टू L/15 का एक रेशियो लिए उसके बीच में कोई भी डेप्थ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट मीन 1/12 टू 1/15 का मतलब क्या है, जैसे स्मॉल डी आप निकाला है तो एल आपके पास एल कितना है, तो एल आपको यहाँ पे दिया है 8 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ क्योंकि वो मीटर में दिया हुआ, डिवाइड बाई 12, इससे एक वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब मैं इससे निकाल रहा हूं तो ये आ रही है 667 के करीब mm में, और दूसरी आप किससे निकाल लीजिए 8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई आप 15 से निकाल लीजिए। तो जब इससे निकाल रहे हैं तो ये करीब करीब आ रही है 533.3 mm के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड या नंबर ऑफ बुक की बेसिस में बात करूं तो जितनी भी नंबर ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको अगर जाए तो वो बोलता है कि इनके बीच में आप जो है वो इफेक्टिव डेप्थ ले सकते हैं 1/12 टू 1/15, तो वो आपके डिफ्लेक्शन में भी सेटिस्फाई कर जाती है, क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन का भी ध्यान रखना है। अगर हम डेप्थ बहुत कम दे देंगे तो वहां पे डिफ्लेक्शन में फेल हो सकता है, तो हमें रिडिजाइन करना पड़ेगा, या हमने डेप्थ कम दे दी मूवमेंट ज्यादा आ गया तो भी फेल हो सकता है, तो फिर हमें रिडिजाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो बात करते हैं वो ज्यादा ही डेप्थ देते हैं, तो ज्यादा मतलब L/12 टू L/15 के बीच में आपको दे सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो 12 के हिसाब से आ रही है वो 667 आ रही है, और 12 के हिसाब से आ रही है 533.3 mm आ रही है। तो इसके बीच में हम क्या ले सकते हैं, राउंड फिगर में 600 mm ले सकते हैं। तो टेक इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम इक्वल टू कितनी ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 600 mm, इन दोनों के बीच में राउंड फिगर में 600 रखिए। तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम तो मिल गई हमको। अब इसकी बात करूं इफेक्टिव कवर मतलब डी डेस, इफेक्टिव कवर ऑफ बीम। तो इफेक्टिव कवर यहां पे भी कितना रख लेते हैं 50 mm, हम इफेक्टिव कवर एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो लास्ट क्वेश्चन डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगल बीम बताया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आप लोग जो इफेक्टिव कवर है वो कितना रख सकते हैं, आप 35 mm या 30 mm से लेके 60 mm के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। तो लास्ट हमने 55 रखा था, यहाँ पे हम कितना रख लेते हैं 50 mm रख लेते हैं। तो ये अगर ये 50 है तो ओवरऑल डेप्थ जो होगी बीम की, ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी, वो कितनी हो जाएगी डी प्लस डी डैश के बराबर। ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी, डी है आपके पास कितना 600 प्लस डी डैश है आपके पास 50, ओवरऑल कितनी हो जाएगी 650 mm, 650 mm, 650 mm, राइट। ये आपकी ओवरऑल डेप्थ। अब हम बात करते हैं, तो बीम में हमें चाहिए रहती है इफेक्टिव डेप्थ, मिल गई, ओवरऑल डेप्थ वो भी मिल गई, ठीक। उसके बाद टी बीम की बात चलिए तो डेप्थ ऑफ फ्लैंज वो हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BW, टी बीम की बात कर रहे हैं तो हमें चाहिए BW, विड्थ ऑफ बैम, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ बैम और रिब, विड्थ ऑफ बैम और रिब, इसको कितना बोलते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड अगर हम चले तो ये 1/2 टू 1/3 डी का हम ये ले सकते हैं। तो 1/2 टू 1/3 डी ले, तो यहाँ पे स्मॉल डी आपके पास कितना था 600, तो 600/2 करोगे तो कितना आएगा 300 आएगा, और 600 बाय यहाँ पे 3 कर लीजिए, इसके बीच में आप इसको ले लीजिए। तो इसके बीच में अपन लोग कितना ले लेते हैं 250 mm ले लेते हैं। इससे कितना 200 आ रहा है, इससे कितना आ रहा है 300, तो 200 और 300 के बीच में 250 mm रख लेते हैं।
तो इसका मतलब BW अपना हो जाएगा कितना 250 एम। 250 एम जितनी इफेक्टिव डेप्थ होती है उसका हाफ टू 1/3 के बीच में आप ले लीजिए। तो मैंने 250 ले लिया, आप चाहे तो उसको बढ़ा के 300 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम लेके चलिएगा तो सेफर साइड। तो 250 अपन ने उसके बीच में रखी, तो ये आपको BW मिली। अब इसके बाद एक और चीज आपको चाहिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ टीवी, जिसके लिए IS कोड बोलता है 456-2000 जो IS कोड है वो ये बोलता है लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट कंडीशन में बोलता है क्लियर स्पान प्लस सेंटर टू सेंटर सपोर्ट। इसका मतलब क्लियर स्पान इसमें कितनी दी थी, आपको दी है 8 मीटर, प्लस सेंटर टू सेंटर सपोर्ट थिकनेस आपको कितनी दी है, सपोर्ट थिकनेस दी है 450। तो सेंटर टू सेंटर सपोर्ट मतलब कि 0.450 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.450 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 8.45 मीटर। और सेकंड कंडीशन IS कोड बोलता है इफेक्टिव डेप्थ मतलब D प्लस क्लियर स्पान मतलब L। तो ये हो जाएगा L मतलब 8 मीटर प्लस D अपना पास कितना था, तो D हमने फाइनली रखा 600 मतलब 0.60, तो ये हो जाएगा 8.60 मीटर। तो इन दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी वो आपकी इफेक्टिव स्पान होगी। तो इन दोनों में से लीस्ट कितनी है 8.45, दैट मीन कि इफेक्टिव स्पान LE इक्वल हो जाएगा 8.45 मीटर। ये आप LE लेंगे, ये आपके पास हो गया है। तो इसका मतलब जब मैं टी बीम बनाऊंगा तो सबसे पहला स्टेप तो गिवन डेटा हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड स्टेप में आपको पूरे डायमेंशन याद रखने पड़ेंगे, उसके लिए मैंने फर्स्ट यूनिट में टी बीम बताया था कौन कौन से डायमेंशन टी बीम के ऊपर होते हैं। तो पहली चीज आपको डेप्थ ऑफ लेंस तो दिया हुआ था, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। सबसे पहले इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम निकालेंगे जो कि कितनी हो जाएगी D इक्वल L/12 टू L/15 के बीच में ले लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से बीच में 600 आ रहा था, मैंने 600 ले लिया। फिर ओवरऑल डेप्थ के लिए सिर्फ इफेक्टिव कवर चाहिए, उसको आप एज्यूम कर लीजिएगा। यहाँ मैंने 50 mm लिया, आप ले लीजिए 40, 45, 50 के बीच में कुछ भी ले लीजिएगा। मैंने 50 mm लिया, वो एज्यूम किया, तो ओवरऑल डेप्थ में भी दोनों को ऐड किया तो ओवरऑल डेप्थ हो गई 650 mm। इसके बाद मैं आगे गया, मैंने बोला विड्थ ऑफ वेब मुझे चाहिए रहेगी क्योंकि मैं टी बीम की बात कर रहा हूं। तो विड्थ ऑफ वेब जो होती है वो हम ले सकते हैं 1/2 टू 1/3 D के बराबर। तो 1/2 इसका मतलब 1 की जगह पे क्या D है, D मतलब 600/2 मतलब 300 और 1/3 मतलब 600/3, तो कितना आ जाएगा, आप उसको डिवाइड कर दीजिए 200, तो 200-300 के बीच में 250 mm मैंने ये विड्थ ऑफ वेब ले ली। उसके बाद आपको इफेक्टिव स्पान चाहिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव स्पान नहीं दिया है, आपको यहाँ पे क्लियर स्पान दिया है। तो इफेक्टिव स्पान डिफरेंट होता है और क्लियर स्पान डिफरेंट होता है। क्लियर स्पान का मतलब कि सपोर्ट के इनर फेस से इस सपोर्ट के इनर फेस तक जो स्पान होता है वो क्लियर होता है। और इफेक्टिव लोड लगने के बाद जो बेसिकली आपकी पूरी बीम की बीम आपकी एक्ट करती है, जो कि सपोर्ट के ऊपर भी होती है कुछ %, वो आपकी इफेक्टिव स्पान होती है। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्पान के लिए IS कोड ने बोला है कि क्लियर स्पान प्लस सेंटर टू सेंटर सपोर्ट, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर स्पान, दूसरी कंडीशन ये है। इन दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव स्पान ऑफ बीम, चाहे वो रेक्टेंगल बीम की बात हो चाहे वो फ्लैश बीम की बात हो। तो यहाँ पे हमने जब दोनों कंडीशन से निकाला तो हमारा यहाँ पे मैंने सेंटर टू सेंटर को कैसा लिया, तो मैंने सेंटर टू सेंटर ऐसे लिया कि मान लीजिए ये सपोर्ट है, ये बीम है और फिर ये सपोर्ट है। तो सेंटर टू सेंटर मतलब इस सपोर्ट के सेंटर से इस सपोर्ट के सेंटर था। तो ये सपोर्ट थिकनेस आपको 450 दी थी, तो इसका सेंटर हो जाएगा 0.45/2 मीटर में और इसका भी 0.45/2 और बाकी बीच में क्लियर स्पान। तो ये सेंटर टू सेंटर आया, इसलिए मैंने 8.545 इसको ले लिया। ठीक है, इस सपोर्ट का आधा और इस सपोर्ट का आधा, तो 450 इस तरफ 450 इस तरफ, तो 450 प्लस 450 कितना हो जाएगा 900। 900 का हाफ लेना है, ठीक है, क्योंकि आधा इधर से आधा इधर से कट हो जाएगा। इस हिसाब से 8.45 लीस्ट लिया तो 8.45 मीटर इसकी इफेक्टिव स्पान। अभी भी एक चीज और बची है, इसकी विड्थ ऑफ फ्लैंज हमें और निकालनी है, तब जाके इसके सारे डायमेंशन निकलेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे लोड कैलकुलेशन की। सो नाउ विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज को कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप IS कोड 456-2000 के पेज नंबर 37 पे जाइएगा, वहां आपको BF निकालने का, विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालने का एक फॉर्मूला मिलेगा। और वो फॉर्मूला क्या है, L0/6 लिखा हुआ प्लस BW, ठीक, प्लस 6 DM, ऐसा कुछ फॉर्मूला मिलेगा। सिर्फ आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं और इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एल नॉट मतलब लेंथ ऑफ जो बीम दी हुई है, इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम, तो अपनी वो थी 8.45 निकली थी लास्ट। ठीक है, इसको mm के लिए 10³ से मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड बाय 6 का 6 आ जाएगा। bw हमारा निकला था 250 लिया था हमने, प्लस 6, df हमारे पास था 125 डेप्थ ऑफ लाइन। तो यहाँ से bf जो आ रही है, विड्थ ऑफ लाइन जो आ रही है, वो आ रही है 2408 mm, 2408 mm। तो ये आपकी होगी विड्थ ऑफ लाइन। और अगर मैं इसका आपको पूरा सेक्शन बना के बताऊं, तो सेक्शन कैसे बनेगा, तो ये आपका है, क्रॉस सेक्शन बना के बता देता हूँ, पूरी डायमेंशन उसमें मेंशन कर देता हूँ। तो ये टी बीम कुछ आपको क्रॉस सेक्शन से ऐसा दिखेगा। ये टी बीम कुछ ऐसा दिखेगा, ये होती है इसकी विड्थ ऑफ लेंथ पीएफ, जो कि निकली है 2408 mm, ये विड्थ ऑफ लेंथ है। ये आपकी है डीएफ, जो कि थी आपकी 125 mm, ये आपकी डी है। ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं बी डब्ल्यू मतलब जो हमने रखी है 250 की। ठीक, यहाँ कहीं कुछ स्टील आएगा, तो ये जो होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी ओवरऑल डेप्थ होती है। ठीक, ये पूरी ओवरऑल डेप्थ है। और इफेक्टिव डेप्थ की बात करूँ, तो जो स्टील आएगा उस स्टील की यहाँ से ये इफेक्टिव डेप्थ होगी इसकी, जो कि अपन ने रखी है 600 mm, 600 mm। तो ये आपके टी जो बीम है, ये उसका क्रॉस सेक्शन होगा, जिसकी विड्थ ऑफ बैब जो होती है वो ये वाली होती है। विड्थ ऑफ बैब मतलब जो बीम नीचे आपको दिख रहा है उसकी विड्थ ऑफ बैब होती है, वो 250 mm होती है। यहाँ स्टील कहीं लगेगा तो स्टील के सीजी से ऊपर तक की पूरी जो होती है वो इफेक्टिव डेप्थ होती है, वो 600 है। ओवरऑल डेप्थ हमने डी जो दी थी वो 650 दी थी, तो 650 mm मतलब ओवरऑल डेप्थ है टॉप टू बॉटम। और ये वाला जो पार्ट होता है ये स्लैब का पार्ट होता है। तो स्लैब की जो थिकनेस हमें दी थी, क्वेश्चन में दी थी 125, और इसकी विड्थ ऑफ लेंथ हमने निकाली है वो 2408 आई है। 2408 मतलब क्या है, जैसे आप अपने रूम में बैठे हैं, उसके ऊपर जो बीम दिख रहा है वो बेसिकली आपका फ्लैंज बीम ही होगा, टी बीम होगा। तो टी बीम का मतलब क्या है, ये बीच में से ही बीम गया, उसके इस तरफ स्लैब है, इस तरफ स्लैब है, तो जो बीम है उसके इस तरफ कुछ स्लैब है और इधर भी स्लैब है, तो पूरी स्लैब उसकी फ्लैंज की जैसे बीम नहीं करती, इधर का कुछ पार्ट और इधर का कुछ पार्ट, तो कितना टोटल मिला के हो रहा है वो बेसिकली 2408 mm हो रहा है, वो विड्थ ऑफ लेंथ हो रहा है। तो वो विड्थ ऑफ लेंथ हमने निकाली है, प्लस हमने इफेक्टिव लेंथ निकाली है। तो ये सब डायमेंशन हमें निकालने पड़ते हैं, जिससे हमको पूरे डायमेंशन मिलेंगे, तभी हम इसका आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो कभी भी याद रखिएगा, स्टेप नंबर फर्स्ट हमेशा गिवन डेटा लिखिए, और सेकंड स्टेप में चाहे वो रेक्टेंगल बीम की बात कर रहे हो चाहे फ्लैंज बीम की बात कर रहे हैं, आप उसके डायमेंशन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आपने ये डायमेंशन पूरे निकाल चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो होगा वो स्टेप नंबर 3 होगा, जो कि होगा लोड्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो लोड्स, और हम यहाँ पे बात करेंगे लोड कैलकुलेशन की। तो लोड पे जाते हैं अगर, तो सबसे पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक तो होता है लाइव लोड, एक होता है आपका लाइव लोड। तो यहाँ पे लाइव लोड ऑलरेडी आपके पास गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वो कितना दिया था, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। एक है आपके पास लाइव लोड जो कि है कितना, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि बीम जब डिजाइन कर रहे हो तो एक डेड लोड लेते हैं, और डेड लोड निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, तो डेड लोड निकालने का तरीका मैंने यहाँ पे बताया था आपको कितना, कि आप बॉडी का वॉल्यूम ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ आईसीसी कर दीजिए। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम, पिछले वाले क्वेश्चन में रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, विड्थ हो गई थी उसकी, ओवरऑल डेप्थ हो गई थी, और पर मीटर के लिए निकालिए था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग शेप है, ये ऊपर अलग जा रहा है, नीचे अलग जा रहा है, तो इसको 2 पार्ट में निकालें। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला रेक्टेंगल ले लो, ऊपर वाला, ये ऊपर ले लो। तो ऊपर वाला अगर लोगे तो इसको कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला सबसे पहले ये ऊपर वाला ले रहा हो तो इसकी ये डेप्थ ले लो, ये डेप्थ कितनी है 125, इसका मतलब मीटर में हो जाएगी 0.125 इंटू, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो विड्थ है और इसकी जो लेंथ है उसको आप 1 लीजिएगा, इंटू 1। ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइव लोड दिया है वो काय में दिया है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर लेंथ है, और विड्थ भी कितनी है, 1 मीटर। 1 मीटर बाय 1 मीटर के एरिया पे 3 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। तो जब 1 मीटर बाय 1 मीटर पे 3 किलो न्यूटन का लाइव लोड आ रहा है, तो 1 मीटर बाय 1 मीटर पे ही तो उसका डेड लोड निकालेंगे। तो 1 मीटर बाय 1 मीटर मतलब लेंथ भी 1 मीटर, विड्थ भी 1 मीटर, क्योंकि स्लैब की बात चल रही है।
सिर्फ आपको उसकी डेप्थ ओरिजिनल लेनी है। तो डेप्थ कितनी हो गई 125, तो मैंने ली 0.125, लेंथ 1 मीटर, विड्थ 1 मीटर, इनटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी 25। तो यहाँ से आपका जो डेड लोड आ रहा है जो सिर्फ इस स्लैब की वजह से आएगा वो आ रहा है आपके पास 3.125 किलो न्यूटन। ये भी आ गया पर मीटर स्क्वायर में, ये मीटर और ये मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, आप चाहें तो ये ना लिखें, पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में गया तो इसी के ऊपर ये तो मैंने उसका लोड निकाल लिया, ऊपर इसका लोड निकाल लिया, ये ऊपर की स्लैब की वजह से जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, तो ये हो जाएगा तीसरा इसमें वेट ऑफ फ्लोर फिनिश, ये एक और लोड इसमें ऐड हो जाए। और वो कैसे ऐड हो रहा है, तो ये तो हमने इस स्लैब का लोड निकाल लिया। अब इसके बाद मैंने बोला फ्लोर फिनिश का लोड। फ्लोर फिनिश मतलब क्योंकि ये बीम के ऊपर स्लैब है और हम इस स्लैब की बात कर रहे हैं 1 मीटर 1 मीटर के एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब 1 मीटर, मतलब ऐसे में 1 मीटर और ऐसे में 1 मीटर, तो उसके ऊपर फिनिशिंग भी तो होती है। फिनिशिंग मतलब कई लोग उसमें ऊपर टाइल्स लगा देते हैं, कुछ पत्थर लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से फिनिशिंग का भी लोड आएगा। तो यहाँ पे हम जो फिनिशिंग का लोड ले रहे हैं वो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमने इसको एज्यूम कर लिया। हम उसको कैलकुलेट तो नहीं कर सकते बिकॉज हमें नहीं पता कि किस टाइप की फिनिशिंग आप लोग किसने की है, तो हम उसको एक राउंड फिगर में एक वैल्यू ले लेते हैं फ्लोर फिनिश के नाम पे, जो कि 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। फिनिशिंग लोड याद रखिएगा, कई बुक्स ले लेती हैं और कई लोग नहीं भी लेते हैं, तो कई बार नहीं भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइव लोड और डेड लोड से आप काम चलाएं। तो यहाँ पे फ्लोर फिनिश से आ गया, तो ये कितना हो गया 0.6, तो इसका मतलब यहाँ पे ये लोड हो गया 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब मैं टोटल की बात करूं, टोटल लोड W आपका हो जाएगा जो इस बीम के ऊपर ट्रांसफर होगा, 3 किलो न्यूटन का ये लाइव लोड हो गया, प्लस 3.125 ये हो गया और प्लस 0.6 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 366.125, मतलब W इक्वल हो जाएगा ये टोटल 6.725 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका हो गया टोटल 6.725 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम बात करें इसको पर मीटर में कन्वर्ट करें इस लोड को, तो पर मीटर में ये कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम ये नीचे वाले हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं, इसको अभी हटा दीजिए, इसकी बाद में बात में करूंगा। अभी मैं सिर्फ ये ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा हूं और ये आपको क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है, और अगर मैं इसके टॉप को देखूं, टॉप व्यू को देखूं, तो ये 1/1 का स्लैब है एक तरीके से। तो इस 1/1 के स्लैब पे जो लाइव लोड आ रहा है, लाइव लोड जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरी वजह से जो लाइव लोड आ रहा है वो आया 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद मैंने बोला उस उतनी स्लैब का खुद का जो लोड अगर मैं बात करूं तो उस स्लैब का खुद का लोड आया पर मीटर स्क्वायर पे 0.125 इंटू 1 इंटू 1 इंटू यूनिट वेट आरसी, उसका खुद का हो गया, उसी स्लैब का, इसी की बात करूं। उसके ऊपर फिनिशिंग भी लोड अगर मैं ले लूं तो 0.6 मैंने अज्यूम कर लिया, जो कि 0.5 0.6 आप ले सकते हो, नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, कई बुक्स ने नहीं लिया हुआ। तो इनका टोटल कर रहा हूं तो 6.725 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड स्लैब के ऊपर आया, स्लैब को मिला के। अब लेकिन मैंने बोला कि ये काय में है लोड पर मीटर स्क्वायर में, लेकिन जो बीम डिजाइन करते हैं वो काय पे करते हैं, हम पर मीटर पे करते हैं। तो मैंने बोला कि अब एक बात सुनिएगा, एक टी बीम आपका ये है, दूसरा टी बीम आपका ये है और तीसरा टी बीम आपका ये है। इसका मतलब एक टी बीम आपका कुछ इस तरीके से यहां पे बना हुआ है, फिर एक यहां बना हुआ है, फिर एक यहां बना है, ये भी टी बीम है, ये भी टी बीम है, ये भी टी बीम है। तो अगर मैं ये सेंटर वाले टी बीम को डिजाइन कर रहा हूं, इस सेंटर वाले टी बीम को डिजाइन कर रहा हूं, तो क्या होगा, इस टी बीम पे इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग दी है वो 3.5 मीटर दी है और इधर भी जो स्पेसिंग दी है वो 3.5 मीटर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे में जो लेंथ लूंगा वो तो मैं 1 मीटर ही रखूंगा, लेकिन जो विड्थ की बात करूं तो इसके सेंटर से आधा लोड इधर जाएगा, आधा लोड इधर आएगा, और इसके सेंटर से भी आधा लोड इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, मतलब इस तरफ जो लोड आएगा वो 3.5 से इस तरफ भी लोड आएगा और 3.5 का इधर भी लोड आएगा। इसका मतलब इस टी बीम के ऊपर जो लोड आएगा वो कितनी स्पान से आएगा, 3.5 का हाफ इधर से और 3.5 का हाफ इधर से। इसका मतलब कितना, 3.5 प्लस 3.5 का हाफ मतलब 3.5 से इसके ऊपर लोड ट्रांसफर होगा इधर से आगे। और ये 3.5 क्या था, हमको स्पेसिंग दी थी इन दो टी बीम के बीच में, इन दो टी बीम के बीच में। तो सेंटर वाले टी बीम के ऊपर जो स्पेसिंग होती है उसकी पूरी स्पान का लोड ट्रांसफर होता है।
ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो मेरा आधा लोड इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, और इधर खड़ा होता हूँ तो आधा इधर, मतलब इधर जो लोड आएगा वो इतने पूरे से आएगा। तो इतना पूरा मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये 3.5 मीटर की स्पान से आएगा। इसका मतलब इस केस में जब आप इसको पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो W इक्वल हो जाएगा 6.725 इंटू कितने से आ रहा है 3.5, और लेंथ को हम ले रहे हैं पर मीटर, तो ये W यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 23.577 किलो न्यूटन पर मीटर में। या मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो आप लाइव लोड लीजिएगा, ऊपर वाली जो स्लैब है इसका लोड निकालिएगा, फिनिशिंग लोड लेना है तो लीजिएगा, नहीं लेना है तो कई लोगों ने नहीं लिया तो आप इग्नोर कर दीजिएगा, इनका टोटल करिएगा, और कभी भी जब ये टोटल निकले उसको पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो स्पेसिंग दी रहती है आपको दो बीम के बीच की, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो स्पेसिंग दी रहती है दो बीम के बीच की उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास पर मीटर पे 1 हटा दीजिए चाहे तो, पर मीटर पे आपके पास ये लोड आ जाएगा जो कि 23.577 किलो न्यूटन पर मीटर पे आएगा। अब जैसे ही आपके पास ये लोड आता है, ये पर मीटर पे आए, उसके बाद आप क्या बात करेंगे, नाउ सेल्फ वेट। अब किसका सेल्फ वेट, सेल्फ वेट ऑफ रिब मतलब अभी ये इतने पार्ट का थोड़ी मैंने सेल्फ वेट निकाला था, अब वो भी तो होगा, तो वो भी ऐड होगा, तो वो कितना हो जाएगा। अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इतने पार्ट की, ये रिब वाले पार्ट की। तो अब इसकी विड्थ ले लीजिए, इसकी विड्थ कितनी है 250, मतलब 0.25। फिर इसी की डेप्थ ले लीजिए, इसकी डेप्थ ले लीजिए, इसकी डेप्थ मतलब यहां से यहां तक ये पूरी, तो इसकी इफेक्टिव डेप्थ ले लीजिए, तो इफेक्टिव डेप्थ आपकी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक ये वाली डेप्थ, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ये 125 है, ये टोटल 600 है, 600 में से ये 125 हटा दो क्योंकि ये तो अपन ले चुके हैं, तो 600 में से 125 माइनस होगा, 600 माइनस 125, तो ये आ जाएगा 100, 475 के करीब, 475। इसका मतलब आपकी जो ये विड्थ हो गई 475, इसका मतलब ये हो जाएगा 475, तो यहाँ ले लीजिएगा 0.475, ठीक है। इसके बाद माइनस करते हैं, नहीं पूरी नहीं, 600 नहीं 650 में से लेंगे, ये लेंगे 650 में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 525 के बराबर, 525। इसका मतलब यहाँ पे लेंगे 0.525 इंटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी 25, और पर मीटर के लिए निकालना है तो 1 मीटर। जब इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 3.28 किलो न्यूटन पर मीटर। ये किसका वेट आया, ये आया रिब का, इतने पार्ट का वेट आया। इसको कैसे निकाला, इसकी विड्थ ले ली, इतने की ये डेप्थ ले ली, तो ये इतनी डेप्थ होगी, ये टोटल 650 में से आप ये 125 माइनस करिएगा तो ये जो आएगा वो 525 आएगा। तो ये विड्थ इंटू ये डेप्थ, तो विड्थ ली इंटू उसकी डेप्थ ले ली इंटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी किया, पर मीटर के लिए निकालना है तो 1, तो पर मीटर पे ये आया 3.25 किलो न्यूटन पर मीटर, और ऑलरेडी कितना आ रहा था 23.577। तो अब इसमें टोटल लोड जो हो जाएगा, फाइनल टोटल लोड, फाइनल टोटल लोड की अगर बात करूं तो 23.577 तो ये हो गया, प्लस 3.28 ये हो गया, तो इसको अगर मैं टोटल करता हूं तो फाइनली ये टोटल लोड आ रहा है मेरा 26.857 किलो न्यूटन पर मीटर का ये टोटल लोड आ रहा है। और इसको हम एलएसएम की बात कर रहे हैं, लिमिट स्टेट के लिए, इसको नहीं डिजाइन करेंगे हम, इसमें डिजाइन करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके। तो जो डिजाइन लोड होगा, डिजाइन लोड, और जिसको अल्टीमेट लोड बोलते हैं या आप उसको फैक्टर्ड लोड बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा 26.857 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, मतलब यहाँ से डब्ल्यू अल्टीमेट लोड बनेगा, वो बनेगा 40.28 किलो न्यूटन पर मीटर का, ये बनेगा डब्ल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टी बीम है इस पे लोड कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो लोड कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो जो टी बीम है उसके ऊपर जो टोटल लोड आएगा 40.28 किलो न्यूटन पर मीटर का आएगा। तो कभी भी याद रखिएगा, सबसे पहले लाइव लोड आपको पर मीटर स्क्वायर में अगर दिया है तो आपको सबसे पहले इस इतने एरिया का पर मीटर में स्क्वायर में निकालना है, तो ये पर मीटर स्क्वायर प्लस उतने का पर मीटर स्क्वायर, टोटल आ गया, फिनिशिंग ऐड कर दीजिएगा तो टोटल आ जाएगा। टोटल को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्पेसिंग से मल्टीप्लाई करके पर मीटर में, और उसके बाद फिर रिब का अलग से निकालना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, आपके पास अल्टीमेट लोड आ गया 40.28 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसकी बाइंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स कैलकुलेशन। नाउ बाइंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स कैलकुलेशन।
सो स्टेप नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। पहला स्टेप गिवन डेटा हो गया, दूसरे में हम लोगों ने उसके डायमेंशंस निकाल लिए, तीसरे में लोड कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने देख लिया। अब उस लोड की वजह से कितना मूवमेंट डेवलप होगा बीम पे, जैसे कि हम निकालते हैं कितना मूवमेंट आएगा, कितना शेयर फोर्स आएगा, तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की या डिजाइन बेंडिंग मोमेंट की या अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट की, तो अगर मैं बात करता हूं फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट और वी कैन से डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, एमयू की अगर बात करूं तो एमयू यहाँ पे जो होता है वो होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 के बराबर। ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल रेक्टेंगल बीम पे बताया था वही मूवमेंट होगा यहाँ पे भी। तो इस एम यू को निकालना है अगर, तो डब्ल्यू यू हमारे पास जो आया 40.28 आया, वो किलो न्यूटन पर मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया था, इंटू एल था आपके पास कितना 8.45 का स्क्वायर, डिवाइड बाइड हम करेंगे तो ये 8, तो यहाँ से आपको एम यू मिल जाएगा अल्टीमेट मूवमेंट जो कि मिल रहा है 359.56 किलो न्यूटन मीटर के बराबर। इसका मतलब ये हुआ आपकी बीम पे, आपके टी बीम के ऊपर इतना मूवमेंट डेवलप होगा जो उसको बाइंड करना चाहेगा। तो मूवमेंट तो हमें पता चल गया कि इतना मूवमेंट डेवलप हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कितना शियर फोर्स डेवलप हो रहा है। तो अगर अब मैं बात करूं डिजाइन शियर फोर्स की, तो वो कितना हो जाएगा, तो जब मूवमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है तो शेयर फोर्स कितना हो जाएगा पर मीटर लोड के लिए डब्ल्यू यू एल ई बाई 2 के बराबर। तो डब्ल्यू यू आपके पास वही है 40.28, एल ई है आपके पास 8.45 का स्क्वायर, सॉरी 8.45 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से आपके पास जो शेयर फोर्स निकल के आ रहा है, अल्टीमेट शेयर फोर्स या डिजाइन शेयर फोर्स जिसको बोलेंगे, दैट इज 170.18 किलो न्यूटन। इतना शेयर फोर्स आपके बीम पे आ रहा है। तो इतना बाइंडिंग मोमेंट आपके बीम पे डेवलप हो रहा है और इतना शेयर फोर्स आपके बीम पे डेवलप हो रहा है जो आपकी बीम को तोड़ सकता है। तो अब इसी के अगेंस्ट हमको इसको क्या करना है, डिजाइन करना है। तो हमारे डायमेंशंस तो हमारे फाइनल हो चुके हैं कि हम जो टी बीम बना रहे हैं वो कितनी विड्थ से दे रहे हैं, कितनी दाब दे रहे हैं, वो डायमेंशन हमने फाइनल कर दी। इतना मूवमेंट आ रहा है, इतना शेयर फोर्स ये पता चल गया। तो अब इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, स्टेप नंबर अब 5th की अगर बात करें, वो होगा एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप गिवन डेटा, दूसरे में आपने डायमेंशन निकाल दिए, तीसरे में आपने लोड निकाल लिया, उस लोड की वजह से कितना मूवमेंट डेवलप हुआ, तो मूवमेंट और शेयर फोर्स आ गया। अब बात करेंगे एरिया ऑफ स्टील। लेकिन एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि अभी अभी हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे हम जो टी बीम बना रहे हैं वो सिंगली रेनफोर्स टी बीम है या डबली रेनफोर्स टी बीम, क्योंकि जो टी बीम है वो भी सिंगली भी हो सकता है और वो डबली भी हो सकता है। तो क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये सिंगली है और डबली है, तो जब टी बीम की बात होती है तो इसको कैसे चेक करते हैं, तो चेक फॉर, सबसे पहले चेक करेंगे, चेक फॉर सिंगली और डबली, ये सिंगली है या डबली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट फॉर Fe415 स्टील XU मैक्स फॉर बैलेंस्ड सेक्शन की बात कर रहे हैं 0.48 इंटू डी के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं XU मैक्स की बात करूँ तो XU मैक्स हो जाएगा 0.48 और डी मेरे पास था यहाँ पे 600। तो यहाँ से अगर मैं XU मैक्स की बात करूँ तो ये आ रहा है 288 mm के बराबर। XU मैक्स मेरे पास आ रहा है 288 mm के बराबर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हम सिंगली और डबली का चेक करेंगे टीबी में, तो सबसे पहले हम XU मैक्स मान लेंगे, बैलेंस सेक्शन के लिए XU मैक्स निकालेंगे जो कि 288 mm। अब इसके बाद आपको ये भी एज्यूम करना है, इसमें मैंने आपको एनालिसिस जब बताया था कि अब यहाँ पे हम ये मानेंगे कि नेग्लेक्टिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ रिब एंड एज्यूमिंग यूनिफॉर्म कंप्रेशन इन फ्लैंज। इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा टी बीम है, टी बीम की जो फ्लैंज है, ऊपर वाला जो पार्ट है, उसमें यूनिफॉर्म कंप्रेशन आ रहा है, उसमें एक जैसा पूरे में कंप्रेशन आ रहा है, और रिब को हम अभी नेग्लेक्ट करेंगे। तो अगर ये केस करते हैं, इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि जो डीएफ है वो आपका लेस देन इक्वल होगा कितना, 0.42 XU से। ये मैंने एनालिसिस में बताया था कि ये चीज क्या है। इसका मतलब जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो कम होगी या बराबर होगी 0.42 XU से। इसका मतलब उसमें यूनिफॉर्म कंप्रेशन ट्रांसफर होगा किसके ऊपर, फ्लैंज के ऊपर। ठीक है, जो आपके स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बताया ना, उसमें जो रेक्टेंगल पोर्शन होता है तो वो यूनिफॉर्म जाता है, और उसमें से अगर कर्व वाला भी आ जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन बन जाती है।
तो वो एनालिसिस में बताया। तो हम अभी ये मान रहे हैं कि डी एफ लेस देन इक्वल होगा 0.42 एक्स से। और क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चल सके सिंगली या डबली रेनफोर्स। तो जब हम ये मानेंगे तो उस केस में आपका जो एमयू लिमिट का है, अगर वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो ये कंडीशन है जो हम मान रहे हैं, तो उस केस में जो एमयू लिमिट का फॉर्मूला होता है, एमयू लिमिट का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.45 एफ सी के डी एफ बी एफ ब्रैकेट डी माइनस 0.5 डी एफ, ये फॉर्मूला लगता है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये लगे। तो मैंने ये माना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई वो कर रहा है, ये मैंने मान लिया है। तो उस कंडीशन में ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास जो एमयू लिमिट निकल के आएगा 0.45, एफ सी के है 20, डी एफ मेरे पास था 125, बी एफ विड्थ ऑफ फ्लैंज मेरा निकला था 2408 ब्रैकेट डी मेरे पास है 600 माइनस 0.5 इंटू डी एफ 125। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो वैल्यू आएगी न्यूटन एमएम में, उसको 10⁻6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो आएगी 1443.145 किलो न्यूटन मीटर 10⁻6 से डिवाइड करने के बाद। इसका मतलब जो लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर मैं जो मान रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि मेरी जो फ्लैंज वाला पार्ट है उसमें यूनिफॉर्म कंप्रेशन होगा, इसका मतलब वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसकी डेप्थ ऑफ फ्लैंज जो होगी वो लेस देन इक्वल टू 0.42 एक्स होगी, तो उस कंडीशन में उसमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इससे निकलेगा। तो जब मैंने इससे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला तो 1443 आया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एमयू है, एमयू कितना निकला था आपका 359, वो कम है, और एमयू लिमिट क्या है, ज्यादा है। तो अगर आपने मेरा पिछला वाला लेक्चर देखा होगा तब भी मैंने बताया था, जब मैंने डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगल बीम बताया था तो उसमें भी मैंने चेक करवाया था कि सिंगली और डबली में डिफरेंस क्या है। आने वाला मूवमेंट अगर कम है और रजिस्ट करने वाला ज्यादा है तो हमें स्ट्रेंथ बढ़ाने की बीम की जरूरत नहीं है, और जब स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है मतलब कि वो कौन सा बीम है, वो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। और अगर आने वाला मूवमेंट ज्यादा हो जाता है लेकिन रजिस्ट करने वाला थोड़ा कम है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, और बढ़ानी पड़ेगी इसका मतलब आप क्या करेंगे, उसको डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे आने वाला मूवमेंट कम है, रजिस्ट करने वाला ज्यादा है, इसका मतलब बीम जो है वो कौन सा है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अभी एक और चीज हमें निकालनी है, हमें क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ स्टील। तो अगर ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, ये क्लियर है। अब एरिया ऑफ स्टील निकालना है, तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के फॉर्मूले के लिए आपको ये मानना पड़ेगा, नाउ एज्यूमिंग XU is equal to DF. Now assuming XU equal to DF. XU equal to DF इसका मतलब जो न्यूट्रल एक्सिस है वो आपकी फ्लैंज और रिब का जो ज्वाइंट है उस पे से निकल रही है, उस पे से निकल रही है। इसका मतलब जो फ्लैंज है वो पूरा पूरा कंप्रेशन में है, फ्लैंज के नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, टेंशन है। इसका मतलब XU इक्वल DF। अगर ये दोनों बराबर हैं तो उस कंडीशन में एक और फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा MU डैश का, जो कि होता है 0.36 FCK BF DF ब्रैकेट D माइनस 0.42 DF। तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं 0.36 DF, इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं 5 तो ये आएगा MU डैश कैलकुलेट होके वो आएगा 1186.542 किलो न्यूटन मीटर, इतनी ये वैल्यू आती है। इसका मतलब जो आपका MU है इससे भी लेस देन है MU डैश। इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट द AST फ्रॉम दिस फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, MU इक्वल 0.87 FY ASTD ब्रैकेट 1 माइनस AST FY डिवाइडेड बाय PF D FCK। और ये फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा IS कोड के पेज नंबर 96 पे, ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें MU, आपका MU कितना निकला था 359.56 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm के लिए 0.87 FY 415
AST आपको निकालना है, D है 600 ब्रैकेट 1 माइनस AST आपको निकालना है, FY है 415 डिवाइडेड बाय BF था 2408 इंटू D है 600 इंटू FC के है 20। इसको पूरा सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो आपको यहाँ से AST मिलेगा और AST आ रहा है करीब करीब अप्रोक्सीमेट 1690 mm² के बराबर एरिया ऑफ स्टील। तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्टील के लिए भी यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत क्या है, सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि वो सिंगली रेनफोर्स टी बीम है या डबली है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया कि सिंगली रेनफोर्स टी बीम है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा एरिया ऑफ स्टील का ये फॉर्मूला लगा दें। लेकिन अगर नहीं बोला है तो चेक करने के लिए आपको एक्स मैक्स की कंडीशन ये लगानी पड़ेगी, ये कंडीशन को सेटिस्फाई चेक करनी पड़ेगी, जब पता चलेगा सिंगली रेनफोर्स बीम है उसके बाद एरिया ऑफ स्टील का ये फॉर्मूला। तो इसके बाद आप ये एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमें एरिया ऑफ स्टील तो मिल गया है, लेकिन अब हम कितने mm की बार प्रोवाइड करेंगे और कितनी नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे, अब हमें वो निकालना है। नाउ नंबर ऑफ बार्स, तो AST हमारा निकल गया जो कि 1690 के अप्रोक्सीमेट आया, उससे अब हम नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हमें एरिया ऑफ स्टील निकल गया तो हम नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ स्टील जो भी रिक्वायर्ड आया डिवाइड बाय एक बार का एरिया। तो एक बार का एरिया क्या होगा, जब क्रॉस सेक्शन से देखते हैं स्टील की बार को तो सर्कल दिखता है, तो सर्कल का एरिया ले लीजिएगा π/4d²। अब इसमें d, तो लेट हम मान लेते हैं कि हम जो d रख रहे हैं वो 20 mm रख रहे हैं, मतलब हम मान रहे हैं कि 20 mm की बार हम लगाएंगे। 20 mm की बार अगर हम लगाते हैं तो नंबर ऑफ बार कितनी आएगी, तो नंबर ऑफ बार आ जाएगी 1690 डिवाइड बाय π/4। अगर मैं 20 की बार यूज करता हूं तो 20 का स्क्वायर, तो यहां से आ रहा है 5.38 के बराबर, मतलब इसको मान लीजिएगा ऑलमोस्ट 6 नंबर ऑफ बार हमको लगानी पड़ेगी, 6 बार हमको लगानी पड़ेगी राउंड फिगर में, अगर मैं 20 mm की लेता हूं। और अगर आपको 6 से इसको कम करनी है तो आप डायमीटर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो जैसे अगर 6 लगाता हूं तो यहां हम लिखेंगे लेट प्रोवाइड 6 bars 20 mm डाया, तो AST प्रोवाइडेड जो होगा यहां से प्रोवाइडेड 6 इंटू π/4 20 का स्क्वायर, तो यहां से जो आपका AST प्रोवाइडेड आ रहा है वो आ रहा है 1885 mm²। इसका मतलब जो आप AST रिक्वायरमेंट थी वो थी 1690 की, लेकिन उसके हिसाब से 5.38 बार थी, लेकिन मैंने बार को बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ बार बढ़ाऊंगा तो एरिया ऑफ स्टील बढ़ेगा, तो बढ़ा हुआ स्टील कितना है 1885 mm²। तो इसका मतलब फाइनली मैं ये लगा रहा हूँ, मतलब मैं प्रोवाइड कितना कर रहा हूँ 1885 mm² के बराबर एरिया ऑफ स्टील में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये तो इसका टेंशन रेनफोर्समेंट निकल गया, और यहाँ पे कंप्रेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगली रेनफोर्स भी है, तो सिर्फ टेंशन रेनफोर्समेंट हमें निकालना था जो कि हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले स्टेप की, जो अगला स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 6, चेक फॉर शेयर, कि शेयर में तो कहीं फेल नहीं हो रहा, क्योंकि जब बीम पे लोड आता है तो उसकी वजह से बाइंडिंग मूवमेंट आता है और मूवमेंट के साथ साथ में शेयर भी आता है। तो बैंडिंग से क्या होता है, मूवमेंट जब आता है, बाइंडिंग मूवमेंट आता है, उस बीम सेक्शन को बेंड करने की कोशिश करता है, इसलिए हम उसमें लॉन्गिट्यूडनल बार्स लगाते हैं उस बाइंडिंग को रजिस्ट करने के लिए। लेकिन उसी लोड की वजह से जब शेयर डेवलप होता है तो बीम में डिफरेंट टाइप के क्रैक्स डेवलप होते हैं। जब मैंने टाइप ऑफ शेयर बताया था तब बताया था डिफरेंट टाइप के क्रैक्स आ सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए हम उसमें स्ट्रप्स लगाते हैं। तो हमें उसी के लिए चेक करना है कि हमें स्ट्रप्स लगाने की जरूरत है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खोलना पड़ेगा IS कोड 456/2000, पेज नंबर जाएंगे 73 पे। 73 पे आपको एक टेबल मिलेगी, वहां पे आपको PT का फॉर्मूला मिलेगा। टेबल के पहले कॉलम में वो फॉर्मूला है 100 AST डिवाइड बाय BD। तो यहाँ पे 100 AST प्रोवाइडेड वाला लीजिएगा, ठीक है, जो आप फाइनली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 1885 कर रहे हैं डिवाइड बाय B, विड्थ ऑफ वेब है यहाँ पे, BW मतलब विड्थ ऑफ वेब है जो कि आपने रखी थी 250, और D मतलब इफेक्टिव डेप्थ जो तो आपकी 600। तो यहाँ से जो PT आ रहा है परसेंटेज ऑफ स्टील 1.25% के करीब ये PT आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बीम में जितना कंक्रीट है उसके कंपैरिजन में स्टील जो लगाया आपने 1.25% लगा। अब इसी स्टील के रिस्पेक्ट में जब आप उसी टेबल में जब देखेंगे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए 1.25% के लिए वैल्यू, तो वहां पे आपको टाउ सी की वैल्यू मिलेगी इस PT के बेसिस पे, ठीक है। तो वो PT के बेसिस पर टाउ सी की जो वैल्यू मिलेगी फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए, आपको इस PT के लिए टाउ सी की वैल्यू मिलेगी, मतलब नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ टाउ सी। तो टाउ सी आपको वहां पे मिल रहा होगा
टाउ सी कितने के लिए 1.25 के लिए 1.25% के लिए M20 के नीचे देखिएगा टाउ सी की वैल्यू मिलेगी, वो मिल रही है आपको 0.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये तो आपकी बीम जो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है ये हो गई वो स्ट्रेंथ। अब हमें देखना है कि इस पे कितनी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, दैट मीन नॉमिनल शियर स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं टाउ वी इक्वल होता है फॉर्मूला VU/VD। और ये कहाँ मिलेगा, IS कोड के पेज नंबर 73 पे ही देख लीजिए, ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। ठीक, VU/VD की अगर मैं बात करूं तो 73 पे जो आपको फॉर्मूला मिलेगा VU/VD, इसमें अगर आप वैल्यू बात करें तो VU मतलब जो शेयर फोर्स आपके बीम पे आपने निकाला था, तो शेयर फोर्स आपके बीम पे कितना निकला था, तो शेयर फोर्स आपके बीम पे जो डेवलप हो रहा था वो डेवलप हो रहा था 170.18 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय बी मतलब BW की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे 250 और D मतलब 600। तो यहाँ से आपका टाउ बी आ रहा है, वो टाउ बी आ रहा है 1.153 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका टाउ बी ग्रेटर देन है टाउ सी से, टाउ बी ग्रेटर देन है टाउ सी से, हेंस shear reinforcement is required, shear reinforcement is required। क्या किया मैंने आपसे बोला कि आप जो बीम बना रहे हैं उसके ऊपर जो लोड आ रहा है उस लोड की वजह से उस पर शेयर फोर्स भी आएगा। वो शेयर फोर्स कितना आ रहा था VU 170.18। जब ये शेयर फोर्स बीम पे आएगा तो इसकी वजह से कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होंगी बीम पे, दैट इज टाउ बी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। उसको निकालने का ये फॉर्मूला है, टाउ बी निकाला 1.15 की स्ट्रेसेस उस पर डेवलप हो रही है जो उसको तोड़ना चाहती है। लेकिन आपका जो बीम है जिसमें कंक्रीट लगा है, स्टील लगा है, तो वो भी तो कुछ स्ट्रेंथ देगा इस लोड को रजिस्ट करने के लिए, और इसकी वजह से स्ट्रेस जो आ रही है उसको रजिस्ट करने के लिए। तो वो जो आपको स्ट्रेंथ देता है वो होती है नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ टाउ सी, जो आपने टेबल के यूज करके निकाला 73 पेज नंबर पे जो टेबल बनी हुई है IS कोड की, उसको यूज करके निकाला, वो 0.67 आई। मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो बीम है उसकी स्ट्रेंथ है शेयर के अगेंस्ट 0.67 न्यूटन की स्ट्रेंथ है, जबकि उस पर स्ट्रेस कितनी आ रही है 1.15 की स्ट्रेस आ रही है। तो आने वाली स्ट्रेस ज्यादा है, उसमें रजिस्ट होने वाली कम है, इसका मतलब टाउ बी इज ग्रेटर देन टाउ सी। इसका मतलब आपको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, मतलब उसको शेयर एनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो शेयर एनफोर्समेंट हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस टाइप की ऐसे रिंग लगाते हैं, आपने बीम बनते हुए देखा होगा, तो ऐसे ऐसे रिंग लगाते हैं। वो जो रिंग होती है वो स्ट्रप्स होती है। इसका मतलब लेट प्रोवाइड 8 mm डाया टू लेट स्ट्रप्स। इसका मतलब क्या है, इस टाइप की जो स्ट्रप होती है इसको टू लेग स्ट्रप बोलते हैं। तो आपने देखा वो बीम में ऐसे जो रिंग लगाते हैं वो टू लेग स्ट्रप्स लगाते हैं, और उसको कितने mm से बनाते हैं, उसको नॉर्मली 8 mm से ही बनाते हैं। तो हमने मान लिया कि हम 8 mm की बनाएंगे, ऐसी वाली रिंग बनाएंगे, टू लेग स्ट्रप्स बनाएंगे, ठीक है, तो 8 mm से बनाएंगे। लेकिन अब मैंने बोला कि आप बना तो लोगे, लेकिन एक लगाओगे उसके बाद दूसरी कितनी डिस्टेंस पे लगाओगे, फिर तीसरी कितनी डिस्टेंस पे लगाओगे, तो उसकी डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। तो उसकी जो डिस्टेंस होती है, इसके लिए आप IS कोड एज पर IS कोड 4562000 स्पेसिंग SB का फॉर्मूला आपको मिलेगा, वो फॉर्मूला होता है 0.87 FI ASBD डिवाइड बाय VUS, जिसमें यहाँ पे जो ASB है वो जो आप ये स्ट्रप बना रहे हो उस स्ट्रप का एरिया होता है, एक स्ट्रप का एरिया होता है। वो एक स्ट्रप का एरिया कितना होगा, आप कौन सी वाली बना रहे हो, टू लेग बना रहे हो, उसको बोलते हैं टू लेग। ये दो वर्टिकल है इसलिए इसको टू लेग बोलते हैं। तो 2 इंटू एक बार का एरिया π/4 D स्क्वायर 8 mm से बना रहे हो, तो ये आएगा 100.53 mm स्क्वायर के बाद। तो ये हो गया ASB की वैल्यू। और अगर मैं बात करूं VUS की, तो VUS यहां पे होगा, VUS इक्वल होता है VU माइनस टाउ सी इंटू PD के। जितना शेयर फोर्स आया उसमें से कुछ रजिस्ट हो गया, वो माइनस कर दीजिए, तो जो बचा है उसके लिए हमें डिजाइन करना है। तो अब मैंने बोला कि VU आपके पास कितना है, तो VU आपने अब यहां पे यूज किया था 170.18, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ माइनस टाउ सी
टाउसी आपका निकला था यहाँ पे 0.67 इंटू BW लीजिएगा यहाँ पे 250 इंटू 600। तो यहाँ से आपका जो VUS निकल के आएगा, VUS आ रहा है वो 69680 न्यूटन के बराबर आ रहा है। और इसको अगर किलो न्यूटन की बात करूं तो 10³ से जब डिवाइड करूंगा तो आ रहा है 69.680 किलो न्यूटन। इतना VUS डेवलप हुआ है। तो अब जब इस VUS से इसको डिवाइड करूंगा तो यहां से स्पेसिंग आ जाएगी, तो यहां से स्पेसिंग निकालना है तो स्पेसिंग हो जाएगी 0.87, FY की वैल्यू है 415, ASB आया था 100.53, D आपके पास आया था कितना 600, तो डिवाइडेड बाय VUS आपके पास आया 69680। तो इससे आपकी जो स्पेसिंग निकल के आ रही है वो स्पेसिंग आ रही है 312 mm के बराबर, ये आ रही है स्पेसिंग। तो जब चेक फॉर शेयर लगाओगे तो सबसे पहले आप PT परसेंटेज ऑफ स्टील देख लीजिएगा, जो कि IS कोड के पेज नंबर 73 की टेबल से मिल जाएगा। PT के रिस्पेक्ट में टाउसी मिल जाएगा, ये उसकी स्ट्रेंथ हो गई। फिर आने वाली शेयर फोर्स की वजह से स्ट्रेस निकाल लो। अब क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा है आने वाली और रेजिस्ट करने वाली कम है, मतलब शेयर एनफोर्समेंट की जरूरत है, तो 8 mm की 2 लेग स्टब्स बना के लगाते हैं, उसको लगाते हैं, उसके लिए स्पेसिंग निकालनी पड़ेगी। स्पेसिंग का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से VUS निकाला, स्पेसिंग आ गई 312 mm। लेकिन अब फिर IS कोड बीच में आता है और IS कोड बोलता है कि जो स्पेसिंग होती है वो भी लीस्ट होनी चाहिए फॉलोइंग वैल्यू में से। सो नाउ स्पेसिंग फॉर स्ट्रप्स, अगर हम स्पेसिंग की बात करें कि जो स्ट्रप्स हम लगा रहे हैं उसको किस स्पेसिंग पे लगाएंगे हम बीम में, तो स्पेसिंग हमने निकाली है 312 mm निकाली है। लेकिन IS कोड जो है, जब IS कोड की हम बात करते हैं तो एज पर द IS कोड 456/2000 की अगर हम बात करें तो वो बोलता है कि जो स्पेसिंग होती है वो लीस्ट होती है गिवन 3 कंडीशंस है। पहली होती है 0.75 इंटू डी, तो 0.75 इंटू डी मतलब 600 था, तो इससे 450 mm आ रही। दूसरी कंडीशन होती है 300 mm, और तीसरी जो आपने निकाली है, जैसे 312 निकाली तो यहाँ पे 312 आएगा। अब इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 300 mm। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे लेट प्रोवाइड 8 mm डाया, 8 mm डाया की बनाएंगे, 2 लेग्ड स्ट्रप्स बनाएंगे, 2 लेग्ड स्ट्रप्स, और उसको प्रोवाइड करेंगे एट, सबसे छोटी वैल्यू है 300 mm सेंटर टू सेंटर। एक लगाएंगे, उसके बाद 300 mm के बाद दूसरी लगाएंगे, फिर 300 mm के बाद तीसरी लगाएंगे, तो 300 mm सेंटर टू सेंटर उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो हो गया चेक फॉर शेयर। अब इसके बाद एक लास्ट स्टेप की बात और इसमें करते हैं हम, स्टेप नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, 7th स्टेप क्या है, यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन का भी चेक कर रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा अगला स्टेप चेक फॉर डिफ्लेक्शन, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। सो चेक फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल का मतलब क्या है, हमने पहले चेक कर लिया कि बाइंडिंग के लिए हम क्या स्टील लगा रहे हैं तो बाइंडिंग शेप हो जाएगी, शेयरिंग के लिए हम स्ट्रप्स लगा रहे हैं तो शेयरिंग में शेप हो जाएगा। इसके बाद बीम में डिफ्लेक्शन भी आ सकता है। तो डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हम देख रहे हैं कि हमने जो डेप्थ दी है वो सही दी है कि नहीं दी, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो आता है वो L/D का रेशियो अगर आपका गलत है तो डिफ्लेक्शन आता है, और अगर L/D का रेशियो आपका परफेक्ट है तो आपकी डिफ्लेक्शन भी बीम में नहीं आएगी। तो उसके लिए अगर हम जाएं तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल के ऊपर अगर हम जाते हैं तो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अगर मैं बात करूं तो सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम IS कोड में जाइए 456/2000 पेज नंबर 37 पे जाएंगे। 37 पे जाएंगे तो वहां पे L/D जो रेशियो दिया है उसने बोला है कि वो 20 होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड बीम, और साथ में उसने बोला है ये विदाउट मॉडिफिकेशन वैल्यू है, विदाउट मॉडिफिकेशन फैक्टर है। विथ मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या होगी तो उसके बेसिस पे बात करते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि आपका जो L/D है वो कितना है। तो इसके लिए हम जाएंगे, हमारे पास PT होना चाहिए परसेंटेज ऑफ स्टील, तो वो हमने अभी चेयर का चेक लगा रहे थे जब निकाला था तो हमारा PT कितना आया था 1.25%, वहां से ले लिया हमने। और AST आपको रिक्वायर्ड पता होना चाहिए कि AST रिक्वायर्ड आपका कितना आया था, तो AST रिक्वायर्ड आपके पास आया था 1690 mm²। पीछे देख लीजिएगा उसे। AST हमने जो प्रोवाइड किया उसको बोलते हैं AST एक्चुअल, जो हमने प्रोवाइड किया तो हमने प्रोवाइड किया था 1885 mm² के बराबर। तो पहले हम देख लेंगे पीछे से PT, AST रिक्वायर्ड, AST प्रोवाइडेड। अब इसके बाद फिर हम जाएंगे अगेन IS कोड के पेज नंबर 38 पे, IS कोड 456/2000 पेज नंबर 38 पे जाइएगा, 38 पे।
वहां आपको एक एफ एस का फॉर्मूला मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा और एफ एस का फॉर्मूला मिलेगा। वो एफ एस का फॉर्मूला है 0.58 इंटू ए एस टी रिक्वायर्ड, तो ए एस टी रिक्वायर्ड है 1690 और ए एस टी प्रोवाइडेड तो वो है 1885 इंटू एफ वाई मतलब यहाँ पे है 415। तो यहाँ से आपकी एफ एस की वैल्यू निकल आएगी जो कि होती है स्ट्रेसेस होती है। तो आपकी एफ एस की वैल्यू आ रही है 220.9 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये स्ट्रेसेस होंगी, ये स्ट्रेस आपको निकल जाएगी। अब इस स्ट्रेस को लेके उसी पेज नंबर 38 पे ग्राफ बना हुआ है, वो ग्राफ आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर देगा। तो इस वैल्यू को एफ एस को लेके आप उस ग्राफ में जाइए, तो वहां से आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर मिलेगा K1, K2, K3 के नाम पे मॉडिफिकेशन फैक्टर है। कई बुक में F1, F2, F3 भी दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको F1, F2 के नाम से लेता हूं तो F1 आपको वहां पे मिलेगा 1.0 और F2 भी आपका हो जाएगा 1.0, क्योंकि यहाँ पे कोई कंप्रेशन रेनफोर्समेंट नहीं है तो F2 भी 1.0 हो जाएगा और F3 जो मिलेगा वो मिलेगा 0.8 के बराबर। पेज नंबर 38 से मिल जाएगा। तो ये जो मॉडिफिकेशन फैक्टर लिए इसको आप लेंगे तो यहाँ से आपको L/D की मैक्स कंडीशन मिल जाएगी। तो मैक्स कंडीशन हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी आपका L/D का रेशियो कितना था IS कोड के अकॉर्डिंग 20 इंटू F1 इंटू F2 इंटू F3। तो अगर मैं लेता हूँ 20 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0.8, इसका मतलब ये वैल्यू आ रही है आपके पास 16। इसका मतलब ये हुआ L/D मैक्स, L/D का जो मैक्सिमम रेशियो जाना चाहिए वो 16 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और जबकि हमने कितना प्रोवाइड किया, L/D प्रोवाइडेड अगर देखें तो प्रोवाइडेड देखें तो L अपनी कितनी थी, L आपके पास थी 8.45 इंटू 10⁻³ mm के लिए, डिवाइड बाय आपका D कितना था 600। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 14, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपना क्या है, इससे कम ही है। इसका मतलब L/D मैक्स इज ग्रेटर देन L/D प्रोवाइडेड। इसका मतलब हम क्या है, सेम है। तो कभी भी आपका जो L/D का रेशियो है, लेंथ और डेप्थ का जो रेशियो है, वो कभी भी आपका अगर सही है, मतलब आपके मैक्स से कम है, तो आपका डिफ्लेक्शन बीम में नहीं है। और यही रीजन है कि जब भी मैंने आपको बीम डिजाइन करवाया, चाहे मैंने सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगल कराया या डबली रेनफोर्स रेक्टेंगल कराया या फ्लैश बीम कराया, तो मैंने हमेशा आपसे बोला है कि IS कोड ने L/D की वैल्यू 20 दी है, लेकिन आप कितना लीजिएगा, आप 20 से कम ही लीजिएगा। आप 10 लीजिएगा, 12 लीजिएगा, 15 लीजिएगा। क्यों लीजिएगा, क्योंकि ये विदाउट मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन लगने के बाद ये वैल्यू और कम हो जाती है, जैसे यहाँ पे हो गई। तो अगर मान के चलिए मैं वहां पे 20 ले लेता रेशियो, तो उसके बेसिस पे यहां मेरी ये वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब मैं डिफ्लेक्शन में क्या हो जाता, फेल हो जाता। तो कभी भी याद रखिएगा, जो L/D का रेशियो लें, जब डेप्थ निकालनी हो आपको, तो कभी भी आप 20 से कम लें, 12 लें या 10 लें, तो आप हमेशा डिफ्लेक्शन में क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन में भी सेफ हैं। अब हम लास्ट स्टेप की बात करते हैं, जिसमें हम ड्रॉ करेंगे डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट। सो नाउ डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट जो हमने एनालाइज करके डिजाइन करके पूरा बीम कंप्लीट किया है, उसको ड्राइंग के फॉर्म में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात करूं, मतलब L सेक्शन की अगर मैं बात करूं, L सेक्शन की, तो L सेक्शन तो नॉर्मल बीम जैसे आपको दिखता है वो वैसे ही दिखेगा। कैसे दिखेगा, यहाँ पे आपका जो सपोर्ट है या यहाँ पे जो सपोर्ट है, तो सपोर्ट बियरिंग हमें 450 दी थी, तो इसका मतलब ये जो सपोर्ट यहाँ से मिल रही है 450 की हो गई, यहाँ से ये 450 की हो गई। उसके बाद ऊपर आप लोग स्टील की एक रॉड लगाएंगे और नीचे आप एक स्टील की रॉड लगाएंगे। यहाँ पे क्योंकि सिंगली रेनफोर्स बीम है, तो ऊपर अपन ने ASC के लिए कोई स्टील नहीं निकाला था, लेकिन ASC में हम कोई स्टील अगर नहीं लगा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर रॉड नहीं लगती, ऊपर रॉड लगती है, स्टील ऊपर भी लगता है। लेकिन वो किस लिए लगता है, तो यहां पे मैंने दो ऊपर ASC की जगह पे 2 स्टील की रॉड प्रोवाइड की है, 2 स्टील की बार प्रोवाइड की है, वो 2 प्रोवाइड की है, 10 mm की बार लगाई है, जो का कोई कैलकुलेशन नहीं मिलेगा सिंगली रेनफोर्स बीम में। उस बार को क्या बोलते हैं, होल्डिंग बार्स या एंकर बार्स। और इसको प्रोवाइड क्यों की जाती है, वो इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि जब मैं रिंग लगाऊंगा तो नीचे तो आपने स्टील लगाया, और आप जब इसमें स्ट्रप्स लगाएंगे तो स्ट्रप्स को होल्ड करने के लिए ऊपर भी तो स्टील चाहिए, नहीं तो ये स्ट्रप होल्ड किस पे होगा। तो होल्ड करने के लिए ये होल्डिंग्स बार्स लगाई जाती हैं, जो सिर्फ आपकी स्ट्रप्स को होल्ड करने का काम करेंगे। उससे हमें स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, स्ट्रेंथ तो हमें पूरा कंक्रीट वहां पे दे रहा है। तो कभी भी याद रखिएगा, सिंगली रेनफोर्स बीम में भी ऊपर स्टील की 2 रॉडें लगाते हैं हम लोग, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता, उसको बोलते हैं होल्डिंग बार्स। तो यहाँ पे 2 मैंने होल्डिंग बार्स लगाए, जो नॉर्मली हम 10 mm की लगा देते हैं, इनका कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसके बाद नीचे जो हमने स्टील की बार्स लगाई हैं, वो स्टील की बार्स हमने 6 निकाली थी 20 mm डाया की, तो हमने 6 बार्स ऑफ 20 mm डाया लगाई हैं। उसके बाद हमने स्ट्रप्स लगाया है, स्ट्रप्स हमने 8 mm का 2 लेग स्ट्रप्स लगाया था 300 mm सेंटर टू सेंटर पे, तो वो हमने स्ट्रप्स लगाया। ओवरऑल डेप्थ आपकी बीम की दिखेगी 650। तो ये हो गया इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन।
और इसी का अगर मैं क्रॉस सेक्शन बताता हूं तो क्योंकि मैं यहाँ पे टी बीम की बात कर रहा हूं तो जब मैं क्रॉस सेक्शन काटूंगा तो मैं टी बीम की तरह काटूंगा। तो ये टी बीम की तरह एक क्रॉस सेक्शन है जिसकी विड्थ ऑफ फ्लैंज 2408 थी, जिसकी डेप्थ ऑफ फ्लैंज जो थी 125 mm थी, ओवरऑल डेप्थ आपके पास 650 थी। और इसमें जो आपका स्टील दिखेगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपको बीच में स्ट्रप्स दिख रही है जो कि ऊपर जो स्लैब होती है उसके ऊपर तक आप एक्सटेंड कर देते हैं। ये होल्डिंग बार्स जो मैंने दो 10 mm की होल्डिंग बार्स लगाई हैं वो ये हैं। और नीचे जो आपकी 6 बार्स निकली थी, 6 बार्स ऑफ 20 mm डाया, तो क्योंकि यहाँ पे 250 की विड्थ है तो यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस नहीं होगा 6 बार लगाने के लिए, तो आप 4 बार नीचे लगा देते हैं और 2 इसके ऊपर यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो डबल लेयर में भी आप स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। या अदरवाइज आप अगर आप एक ही लेयर में नीचे लगाना सकते हैं तो डायमीटर को आप थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 25 mm ले लीजिए, तो आपका 4 बार में यहाँ पे काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा है। इस तरीके से हम इसका क्रॉस सेक्शन दिखा सकते हैं बीम का। जब मैं क्रॉस सेक्शन काटूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो है वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका सेक्शन। तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपने टी बीम को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जहां पे हम बात करेंगे कैंटिलीवर बीम की, कि कैंटिलीवर बीम को कैसे डिजाइन किया जाता है।